एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है अदृश्य वायरस के डर और मानसिक तनाव से बचने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाया जाए। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। हमारे साथ पैनलिस्ट में दो सीनियर लोग जुड़ चुके हैं। एक हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, जो माइनॉरिटी कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन हैं और मिली गजट के एडिटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं निमहांस बेंगलोर के अंदर। आप जो मेंटल हेल्थ के विषय पर माहिर हैं और आज हम उनके साथ भी बात करेंगे इस विषय को लेकर के। पहला सवाल डॉक्टर संजीव कुमार जी आपसे कि वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की गलतफहमियाँ, चर्चाएं होती रहती हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोविड होता रहा है, ऐसी खबरें आई हैं। तो क्या कारण है? क्या 100% वैक्सीन सेफ है? 100% उससे क्योर हो सकता है, या कुछ परसेंट ऐसा भी है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड हो सकता है? संजीव कुमार जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। साहब, सबको मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है जी। हम नेशनल हेल्पलाइन चला रहे हैं, मतलब हमारा देश के सब भाषाओं में ये नेशनल हेल्पलाइन चल रहा है। हमारा हेल्पलाइन में काफ़ी कॉल आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, अगर हम लेते हैं तो ये कोविड महामारी से बच सकते हैं या नहीं है। इस तरह के काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखते हैं तो वैक्सीन का बहुत टेस्टिंग के बाद ही लोगों को दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वैक्सीन लेते हैं उस टीका से लोगों को रक्षा मिलती है। अगर कोविड भी अगर होता है तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा। ये ऐसा है कि ये प्रिवेंशन नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन है। तो ये कोविड के विरुद्ध में हमको एक प्रोटेक्शन देता है, तो प्रोटेक्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोगों में जो गलत फैमिली हो रहे हैं तो उसके बारे में लोग सोचना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर लोगों से या जो प्रोफेशनल्स है उनसे सही जानकारी पाके वो निर्णय लेना है। लेकिन हमारा हेल्पलाइन का एक्सपीरियंस ये रहा है कि काफ़ी लोगों को ये कोविड के चलते हुए डर होता है और वो डर से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, वैक्सीन लेते हैं, तो हमारा जो टेंशन भी कम हो जाता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य और ये शारीरिक स्वास्थ्य के बीच में एक निकट संबंध है। तो इसके लिए तो जो गलत फैमिली है उससे दूर रहने के लिए कोशिश करना है। तो प्रोफेशनल्स है उनसे ही जानकारी पाके, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का वेबसाइट है वहाँ पे काफ़ी जानकारी है वैक्सीन के बारे में। तो लोग वहाँ जाके जो सही जानकारी है उसको पाने के लिए कोशिश करना है। जो व्हाट्सएप में मैसेज आता है, सोशल मीडिया में मैसेज आता है, जी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जहाँ तक हमने डेटा जमा किया है, वैक्सीन लेने से 65% तक बीमारी का खतरा कम होता है। उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो शिद्दत है, उसमें कमी आती है और मौत से बचाने का काम वैक्सीन करती है। एक बड़ा सवाल यह है कि जब कोविड की दूसरी लहर आई उस समय हमने ये देखा कि लोग अचानक घर से निकल पड़े, शादी ब्याह और तमाम तरह के फंक्शंस में शरीक होने लगे, जिसके कारण फिर दूसरी लहर आई और वो ज़्यादा भयानक थी पहली लहर के मुकाबले। तो डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या भीड़ की वजह से भी कोविड को फैलने में, उसका प्रसार होने में कुछ मदद मिलती है? आप इस सवाल का जवाब दें। इससे पहले मैं वेलकम करूँगा डॉक्टर मंजू पुरी साहिबा का, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज के कार्यक्रम में। आप लेडी हार्डिंग कॉलेज के अंदर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD हैं और आप बहुत लंबे अरसे से हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। यूनिसेफ के साथ आप बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हम सवाल कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब से, जो फॉर्मर चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन के।
जी डॉक्टर साहब। कि देखिए, इस जो आपने सवाल किया, इस पर जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी तो डॉक्टर लोग ही बता पाएंगे सही तरीके से। लेकिन बहरहाल जो हम यहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं और देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उससे यही लगता है कि जितना लोग घुलते मिलते हैं वहाँ उतने उनका जो है उनको कोविड होने का खतरा बढ़ जाता है उसका। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने जो पहली जो वेव आई थी उस पर पूरी तरह से हमने बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया था, और बड़ी अच्छी बात थी और दुनिया भर में सराहा गया। लेकिन उसके बाद जो है हमारे सरकार या हमारे वो भी लोग जो कि इस काम में लगे हुए थे, जो भी टास्क फोर्स वगैरह, उन लोगों ने सोचा कि अब मसला ख़त्म हो गया और इजाज़त दे दी कि चलो मिलो और जब इलेक्शन भी कराओ, फला फला कराओ, जो कि बहुत ही गलत था और सही नहीं था। पब्लिक को खुद ख्याल करना चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्ती ना हो तो पब्लिक उस पर ख्याल नहीं करती है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा मिलना जुलना शुरू कर दिया और जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ जाना शुरू कर दिया, इलेक्शन की रैलीज होने लगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से ये ख़तरा जो है काफ़ी बढ़ा। और ये चीज़ सिर्फ जबकि पहले ज़्यादा शहरों में थी, छोटे छोटे गाँव तक सब हर जगह पहुँच गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और बहुत ही यानी कितने लोगों को यानी अपने अजीज़ों को गंवाना पड़ा और फिर हमारे मुल्क की भी बड़ी बेइज्जती हुई। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को भी काफ़ी अलर्ट होना चाहिए और हमारी पब्लिक को भी जो है, जो भी हुकूमत कभी बातें कहे और टास्क फोर्स या डॉक्टर वगैरह लोग मशवरे थे, उसको मानना चाहिए, इसलिए कि ये सब हमारे फ़ायदे के लिए है। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एक बड़ी चीज़ हमारे सामने ये आई है कि ओपन एरिया में जहाँ ज़्यादा स्पेस था उसका इफ़ेक्ट 10% आया है, जबकि इंडोर जो फंक्शंस हुए और वहाँ भीड़ भाड़ हुई तो उसका इफ़ेक्ट 90% आया है, जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं। डॉक्टर मंजू साहिबा, आप इससे बहुत लंबे अरसे जुड़ी हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा बताइए कि कोविड का प्रसार किस तरह होता है और क्यों एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपनाना ज़रूरी है। जो कोविड है वो अब आई थिंक अब हम ऑलमोस्ट 1.5 साल निकल गया है कोविड से लड़ते हुए। तो अब सब लोगों को इस बात को हमेशा याद रखना है कि कोविड जो है वो खांसी, जुकाम और इन सब चीज़ों से फैलता है। सो हमें आपस में दूरी बरकरार रखनी है और जब हम अपने हाथ पे खांस देते हैं तो वो हाथ पे कीटाणु आ जाते हैं, फिर वो आगे अगर किसी के साथ हम हाथ मिलाते हैं और या हम उसी को हाथ को अपने मुंह पे लगा लेते हैं तो फिर उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। तो इसलिए हैंड हाइजीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरा, अगर हम मास्क पहनेंगे तो फिर नेचुरली सांस से और जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे ये इन्फेक्शन बाकी लोगों में नहीं फैलेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। और क्योंकि हमें दूरी मेंटेन करनी है तो जब भी लॉकडाउन होता है, जैसे पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो सारे लोग आपस में मिल ही नहीं रहे थे, तो इसलिए कोविड जल्दी कंट्रोल में आ गया। और सेकेंड टाइम सब लोग कोविड भी अलग तरह का था क्योंकि उसमें म्यूटेशन ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था, तो बहुत तेज़ी से वो फैला और ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं कर रहे थे, तो आप गार्ड पे नहीं थे तो अचानक ही आप पकड़े गए। पर सबको ये याद रखना है कि कोविड का पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ। जब खत्म होगा तो WHO हमें बताएगा कि पेंडेमिक खत्म हो गया। तो कहीं वो बढ़ रहा है, कहीं वो कम हो रहा है, पर वो है। तो इसलिए ये समझना कि वो नहीं है और हम उस बात पे ध्यान ना करें और हम सोचें कि यहाँ कोविड के अभी 1-2 केसेस हैं तो हम अब घूम फिर सकते हैं और हम अपने जो प्रिकॉशंस हैं उनको कम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर दोबारा से इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन के साथ जो लोग चले जाते हैं वो तो अलग, और जिनको जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं वो अलग। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोविड के वायरस में म्यूटेशन हो जाता है जब ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन होता है। वो म्यूटेशन होने से ऐसा भी हो सकता है कि जो वैक्सीन हमें लग रहा है वो बेकार हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड को फैलने से रोकें और सारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पे फुल ध्यान रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर संजीव जी, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि पहली वेव में जो बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र ज़्यादा है, 45 साल से ऊपर के लोग, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, लेकिन जो सेकंड वेव थी उसमें नौजवान इफ़ेक्ट हुए
और कोविड ने जाते जाते हार्ट अटैक और इस तरह की कई तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिली हैं। तो इसका क्या कारण था कि ये नौजवानों को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और जाने के बावजूद हार्ट अटैक और शुगर और इस तरह की कई बीमारियां कोविड छोड़ गया? डॉक्टर संजीव जी। इधर सुनिए, जब भी एक डिसीज की बात आती है तो इम्यूनिटी बहुत मायने रखता है। जहाँ तक फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं है तो किसी तरह की बीमारी आ सकता है। तो और ये जो वायरस का जो नेचर रहा है काफ़ी बदलते आ रहा है, तो उसके चलते हुए हमारा पास एक सही ढंग का ट्रीटमेंट का एक तरीका नहीं था स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जानकारी उसके बारे में बदल गया है। हमको समझाने के लिए हमने कोशिश किया है। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे आप बता रहे थे, वल्नरेबल ग्रुप्स को पहला वो अफेक्ट हो रहा था। अभी फिलहाल में ये बात किया जा रहा है कि ये बच्चों के ऊपर होगा, लेकिन अगर हम इसका ट्रेंड अगर देखते हैं तो ये बच्चों को पहला भी अफेक्ट हुआ है, अभी भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी पहले भी हुआ है, अभी भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये जो आगे आने वाला है उस समय सिर्फ बच्चों के ऊपर असर होगा। इस तरह की जो गलत फैमिलियां हैं उसको फैलाना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स के मन में काफ़ी असर होता है और डर फैल जाता है। तो इसके लिए जब भी हम लोगों को जानकारी देते हैं, ठीक से जानकारी देना है। सो वल्नरेबिलिटी जहाँ भी आता है, वो मेंटली वल्नरेबल हो या फिजिकली वल्नरेबल हो। मैं एक छोटा सा एक केस स्टडी आपको मैं बताना चाहता हूँ। सो एक मरीज कोविड से वो सफ़र हो रहे थे, उनको ट्रीटमेंट दिया गया है। तो लेकिन जब वो डिस्चार्ज के समय में उनको बोला गया है कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, तो उसी तरह उनको डर हो के वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कुछ भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो सोच समझ के करना है, क्योंकि ये जो डर है ये आग के जैसा फैलती है, एक दूसरे से वो आगे जाता है। वहाँ अगर डिसीज भी नहीं है तो मानसिक रूप का एक समस्या आ जाता है। तो इसके लिए सब लोगों का जिम्मेदारी बनता है सही तरह की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है डॉक्टर साहब। एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जब पहली वेव आई तो ज़्यादा लोग एक मस्जिद में जमा थे और उसकी वजह से कई टीवी चैनल्स ने ये बात कही कि इनकी वजह से कोविड फैला है। लेकिन जब सेकंड वेव आई, उससे पहले कुंभ और इलेक्शंस और उनकी रैलियां और बहुत बड़ा भीड़ का जमावड़ा हुआ, उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, ये जानते हुए भी कि भीड़ में कोविड ज़्यादा फैलता है, एक दूसरे को इफेक्ट करने का ज़्यादा चांस होता है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, क्या ये किसी तरह की पॉलिटिक्स थी या इसको गवर्नमेंट ने अनदेखी किया या जानबूझ करके ये सारी चीज़ें सामने थी फिर भी इजाज़त दे दी गई भीड़ को जमा होने के लिए? नहीं, अगर आप जो पहली जो वेव आई थी, बल्कि वेव शुरू हुई थी उस वक्त जो तबलीगी मरकज़ यहाँ दिल्ली में जो है उसमें जो लोग थे कोई तकरीबन 800-900 लोग थे। तो ये लोग जो है कोई भी अलर्ट होने के पहले, जो कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले वहाँ मौजूद थे। लेकिन जब वहाँ मौजूद थे, ये मार्च की शुरू की बात है, तो धीरे धीरे बात होने लगी, ये खबर आने लगी कि ऐसा हो रहा है। जबकि जा करके हमारी गवर्नमेंट ने तो 24 तारीख को जा करके रात को जो है वो किया है, लॉकडाउन किया है। तो इस बीच में इनको चाहिए था कि जल्दी से ये लोग अपने जो भी मीटिंग इनकी हो रही थी, लंबी मीटिंग हो रही थी, इसको डिस्पर्स करते चले जाते, लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जो अफसोस की बात है कि हमारे मीडिया के एक सेक्शन ने इसको कम्युनल रंग दे दिया और ऐसा कहने लगे कि साहब तबलीगी जो है वो उसको कोरोना को फैला रहे हैं और ये है वो है, एक पूरा प्लान है। और बिल्कुल झूठ की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर हम कहें तो उसमें सबसे बड़ी जो अगर कोई भी जिम्मेदार है तो वो गवर्नमेंट ही थी कि इतना सब दुनिया में हो रहा था, चाइना में हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था, कहाँ हो रहा था, इटली में हो रहा था, और हमारे यहाँ जा करके तकरीबन 24 तारीख तक तो लॉकडाउन नहीं हुआ, जबकि और जगहों पे पहले होने लगा था। तो इनको अगर इन्होंने सीरियसली लिया होता तो ऐसा ना होता। लेकिन उसको छुपाने के लिए हमारे एक सेक्शन मीडिया के, सब नहीं, सब तो ऐसा नहीं होते, लेकिन एक सेक्शन ने, बड़े सेक्शन ने उसको पूरा एक कम्युनल इशू बना दिया और
और उसको उसमें ले करके मुसलमानों को जलील करना, और जैसे कि सारे मुसलमान तबलीगी के आगे फिर बढ़ करके वो सारे मुसलमान भी आ गया कि उन्होंने ऐसा कुछ बनाया हुआ है और कोरोना जिहाद क्या क्या किया। जबकि उसके बाद सेकेंड वेव में जबकि बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने जो है पूरी इजाज़त दे दी कि साहब, जबकि सबको दुनिया को मालूम था और हर तरफ से जो है वो वार्निंग्स आ रही थी, तब भी उन्होंने उसको इजाज़त दी। और इतनी लंबी लंबी जो है वहाँ पर चले, वहाँ पर जैसे कि वेस्ट बंगाल में है 7-8 फेज के अंदर जो है इलेक्शनिंग हुई है। उसके बाद कुंभ मेला में जो है तकरीबन 9 मिलियन लोगों को इजाज़त दी गई और बहुत हंगामे के बाद फिर जो उसको कर्टेल किया गया। उस वक्त कुछ भी बात नहीं हुई। तो ऐसा हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड होता है जो कि नहीं होना चाहिए। कोई भी सोसाइटी का कोई भी हिस्सा, मुसलमान हो या कोई भी हो, दलित हो, कोई आदिवासी कोई भी हो, उसकी अगर गलती है तो उतना ही मानना चाहिए। 800 लोगों की गलती तो इतनी बड़ी हो गई कि दुनिया भर में हंगामा हुआ और सबने उसको देखा। ये जो चीज़ है कि तबलीगी जमात पे है, ये तो बाकायदा स्टडी हो रही है दुनिया में, अमेरिका वगैरह में स्टडी हो रही है इसके ऊपर, किस तरह से एक छोटे से इवेंट को लेकर के पूरी कम्युनिटी को, 200 मिलियन कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारा अपना खुद नुकसान होता है। इससे असल जो मसाइल होते हैं उससे नजर भटक जाती है। डॉक्टर साहब, इसको हमें ह्यूमन कैलेमिटी के तौर पे देखना चाहिए। ये इंसानियत की ज़िंदगी का सवाल है, इंसानों की ज़िंदगी का सवाल है। इसे किसी भी पर्टिकुलर वर्ग, कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्टर मंजू साहब, आप तो हॉस्पिटल में हैं और वहाँ सब तरह के लोग आते हैं, तो क्या ये जो ह्यूमन कैलेमिटी है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो एक जंग थी एक वायरस की, जिस पर हमने बहुत हद तक काबू पाया है, तो इसको सेक्शन में बांट करके देखना क्या उचित होगा, या सबके लिए हमें एक जैसे इलाज की व्यवस्था करना ज़रूरी है? देखिए, जो वायरस है ये किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता कौन क्या है, कौन से रिलीजन से है, कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है। तो ये वायरस हर किसी को बराबर वार करता है अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। तो चाहे बेस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, अगर वो पार्टी में जाएंगे और पार्टीज करेंगे तो वो भी इससे ग्रसित होंगे, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। कोई पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है वो भी ग्रसित हो सकता है। तो सबको प्रिकॉशंस यूज करने हैं। और आई थिंक ये कोरोना ने हम सबको ये दिखाया है कि हम सब एक बराबर हैं और बीमारी के टाइम पे कोई किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता। हम सबको बराबर जिम्मेवार रहना है और हमें एक दूसरे का, अपना ही नहीं एक दूसरे का भी ध्यान करना है, और तभी हम इकट्ठे मिलेंगे तो हम बच पाएंगे। अगर सब लोग नहीं ध्यान करेंगे और सोचेंगे कि ये दूसरे लोगों के लिए ध्यान करने की बात है, हमें कोरोना नहीं पकड़ेगा, तो वो गलत बात है। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल और साथ साथ कर लें कि जो वैक्सीनेशन है, इसमें ये सवाल बहुत पूछा जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं क्या वो इंजेक्शन लगवा सकती हैं, टीका ले सकती हैं कि नहीं ले सकती, और जो ख़वातीन दूध पिलाने वाली हैं जिनके डिलीवरी हो चुकी है, क्या उनको भी टीका लग सकता है कि नहीं लग सकता? बिल्कुल, जो टीका है अब वो सबके लिए खुल चुका है। शुरू में जो प्रेग्नेंट होते हैं और लैक्टेटिंग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए टीका, कोई नया टीका आता है तो कभी भी उनको नहीं दिया जाता, पहले बाकी सब लोगों को दिया जाता है। और अगर उसकी सेफ्टी पूरी तरह से बराबर पाई जाती है तो फिर ये वल्नरेबल पॉपुलेशन को देते हैं। परंतु अभी इसकी सेफ्टी जो है वो बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी मानी गई है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी उसको अब प्रेग्नेंट वुमेन और जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उनके लिए खोल दिया है। और मैं ये सब महिलाओं को बोलूँगी कि आप लोग टीकाकरण करवाइए। किसी भी माह में करा सकते हैं, ये नहीं कि पहले 3 महीने में नहीं करा सकते या बाद के 3 महीने में नहीं करा सकते। जिसको जब भी मौका लगता है आपको बिल्कुल अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप टीका लगाते हैं तो इमिडिएटली वैक्सीन काम इफेक्ट करना नहीं शुरू करता। उसको आपके दूसरा टीका लगने के भी 2 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो पता नहीं वायरस का अगली वेव कब आ जाए, तो उस टाइम पे अगर हम सोचेंगे कि हम अभी टीका लगवा लें तो फिर उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा। और ये भी मानने की बात है कि जो लोग, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनमें अगर हम देखें तो जो सीरियसनेस होती है कोविड की, वो नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि उनके पेट में बच्चा होता है और साथ में क्योंकि बच्चा पेट बड़ा हो जाता है बच्चे के बढ़ने से, तो फेफड़े भी थोड़े प्रेस हो जाते हैं, तो मतलब उतनी तरह से फेफड़ों की फूलने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है और बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर इनमें हाइपोक्सिया हो जाए और निमोनिया हो जाता है तो ये सडनली इनका ऑक्सीजन क्रैश कर जाता है, और अगर इनका ऑक्सीजन क्रैश करेगा तो जो इनके पेट के अंदर बच्चा है उसका ऑक्सीजन भी बहुत कम हो जाएगा, तो इनको ही नहीं इनके बच्चे को भी नुकसान होता है, बच्चा टाइम से पहले हो सकता है और महिला काफी सीरियस हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोगों को जो प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, सब लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीन लगवाएं और बिना हिचकिचाहट के, बिना डरे हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से बताया। डॉक्टर संजीव जी, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमसे कई लोग पूछ रहे हैं कि कोविड को लेकर के लोगों के मन में एक भय है, डर है, और जब कोविड से ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी डर बना रहता है, या जो लोग उससे मिलने जाते हैं तो उनको डर होता है कि कहीं उनको ना हो जाए। तो इसकी वजह से मरीज़ का जिस तरह से केयर होनी चाहिए कई बार वो केयर भी नहीं हो पाती डर के कारण। तो आप चूँकि इसी के माहिर हैं, तो ये डर कैसे दूर हो सकता है? ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो भावनाएं हैं, जो डर है, दुख है, सुख है, इन सब भावनाओं का मूल है हमारा सोच। अगर हम सोच में अगर गलत फैमिली है, अगर हम ठीक से नहीं सोच रहे हैं कोविड के बारे में या एक कोविड जिसको हुआ है उसके बारे में, अगर हम गलत फैमिलियां रखे हैं तो सीधी सी बात है कि लोगों में डर आ जाता है। तो जब डर आता है तो इसका कारण अलग अलग है, उसमें खास कर सोच है। अगर सोच में बदलाव आ जाता है, जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारा नजरिया बदल देते हैं तो आगे वाला जो सीन है वो बदल जाता है। उसी तरह ये कोविड के बारे में लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलना चाहिए, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल स्टिग्मा, तो इसके बारे में पहला वेव में हमने देखा है कि सोशल स्टिग्मा था, मतलब एक आदमी को अगर कोविड हुआ है तो उनसे बात नहीं करना है, उनसे मिलना नहीं है, उनके घर नहीं जाना है, अगर हम जाते हैं तो हमको भी आ सकता है, या हम अगर वहाँ पे जाके वापस आने के बाद लोग हमसे बात नहीं करते हैं। इस तरह की काफ़ी सोच लोगों में था पहला वेव में, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि दूसरा वेव में वो बदल गया है, काफ़ी हद तक बदल गया है, क्योंकि तो लोगों को पता चला है कि ये हमको भी आ सकता है। जब हमारा गांव में आया है, जब हमारा घर में आया है तो मुझे भी आ सकता है। तो इसके लिए जो लोगों को कोरोना आया है उसको केयर करना है, देखभाल करना है, इस तरह की सोशल स्टिग्मा नहीं दिखाना है। तो ये सोच बदल लोगों में आया है, इसके लिए थोड़ा बहुत सोशल स्टिग्मा बदल गया है। लेकिन आगे जाते जाते क्या हो रहा है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में ऐसा है कि मैंने पहला वेव में मुझे इन्फेक्शन हुआ था या जो सेकेंड वेव इन्फेक्शन हुआ था, मैंने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ है और मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा उस समय। अगर दोबारा आ जाता है तो उसी कष्ट दोबारा उठाना पड़ता है, इसके लिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, दोबारा मुझे ये कोविड नहीं चाहिए। तो इस तरह की डर लोगों में आ जाता है। अगर लोगों में कॉन्फिडेंस है, अगर कोविड भी आता है मुझे इजाज़त मिलता है, अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। तो इस तरह की एक कॉन्फिडेंस अगर लोगों में आ जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो उनका डर कम हो जाता है। तो हमारा लोगों में जो डर आ रहा है उसका कम करने का अच्छा तरीका है कि अच्छा एक हेल्थ केयर सिस्टम। जब हमारा पास अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है तो सीधी सी बात ये है कि लोगों में वो कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे आप जानते हैं कि दूसरा वेव में काफ़ी लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, उधर इधर जाना या ऑक्सीजन को स्टॉक करने का एक कोशिश कर रहे थे, वो ये है कि पैनिक होना। तो लोगों में एकदम पैनिक अगर हो जाते हैं तो वो क्या करना है, सही में क्या कर सकते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक इंडिविजुअल तौर पे प्रिपेयरनेस करना है, एक फैमिली के तौर पे भी प्रिपेयरनेस करना है, साथ साथ में कम्युनिटी या गवर्नमेंट के लेवल पे भी प्रिपेयरनेस करना है। अगर हम तैयारी कर लेते हैं ये 3 लेवल पे, हमारा प्रिपेयरनेस ठीक रहेगा, हम कॉन्फिडेंस रहेंगे, हमारा अंदर डर कम हो जाएगा। तो इसके लिए सब लोगों को प्रिपेयर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें खास कर वैक्सीनेशन लेना,
अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हमारा डर भी कम हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वैक्सीनेशन लिया हूँ, मुझे इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत कम है, अगर होता भी है तो उतना सीवियर नहीं होगा। तो इसके लिए सारा प्रिपेयरनेस करना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद। डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, आप जानते हैं कि हमारे देश में रक्षाबंधन के बाद से फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो जाता है और वो आगे 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 कई सारे त्यौहार छोटे बड़े आने वाले हैं। त्योहारों पर भीड़ भी निकलती है, बाज़ारों में रौनक भी होती है, एक तरफ कारोबार भी होता है। तो इस त्यौहार के सीज़न में कोविड के जो उपयुक्त बिहेवियर है हमारा, वो किस तरह से मेंटेन किया जाए? त्योहारों के बीच में कोविड को रोकने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? आपके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी जब तक गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ गाइडलाइंस ना आ जाए कि अब आप मास्क न पहने, अब आप सोशल डिस्टेंसिंग न करें, तब तक हमको उसकी पाबंदी करना चाहिए। जहाँ पर भी भीड़ की जगह हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे कोई रिलीजियस प्लेस हो, चाहे कोई कम्युनिटी का कोई गैदरिंग की जगह हो, कहीं पर भी हो, हम लोगों को बहुत ही एहतियात करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लोग ना जाएं, लेकिन अगर हम ज़रा सा डिस्टेंसिंग बरकरार रखें और जो आदमी हैं, जो भी आमने सामने अगर दोनों मास्क पहने हुए हैं, तो तकरीबन जो खतरा होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। वो अगर एक पहने हैं तो कुछ कम होता है, लेकिन ये कि अगर दोनों पहने तो बहुत। तो अगर ये इस बात का हम ख्याल रखेंगे और जब तक ये जो भी एक्सपर्ट्स हैं इसके, जो भी टास्क फोर्स वगैरह, उसकी जब तक इजाज़त बिल्कुल ना हो जाए तब तक हमें करना चाहिए। कुछ ज़्यादा था वो लोग यकीनन, इसलिए कि ये मसला बहुत गंभीर होता है, एक आदमी का मरना भी बड़ी बात होती है, इसलिए जब तक कहें तब तक अगर हम ख्याल रखेंगे तो इन जो भी इस तरह की जो फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं हल्के से मनाएं। वो बात नहीं, वो और भी आएंगे, अभी बहुत साल बाकी हैं, दुनिया बहुत बाकी है, फिर आएंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं कि इस साल के बाद नहीं आने वाला है, तो उस पर ख्याल रखें, और ख्याल रखेंगे तो ये चीज़ें नहीं फैलेंगी और इसमें सबकी भलाई होगी। किसी एक की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी सोसाइटी की भलाई की बात हो रही है। जी देखिए, हमारे देश ने कई वबाओं से, कई महामारियों से मुकाबला किया है। हमारा UIP जो एक टीकाकरण का पूरा सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। हमने 27,000 कोल्ड चेन बनाए हैं जहां पूरा तरीके से टीकों को रखा जाता है। 9 मिलियन सेशंस हम टीकों के करते हैं। तो इतना बड़ा हमारा जाल है सेहत को ठीक रखने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इतनी कोशिशें हुई हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लैक हो सकती है, कमी हो सकती है। तो डॉक्टर मंजू साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारी कमियों की वजह से इस तरह की महामारियाँ फैलती हैं या महामारी कहीं और से इंपोर्ट होकर आती है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि महामारी इंपोर्ट होके आती है या हमारी कमियों की वजह से होती है। महामारी की ओरिजिन कई तरह से होते हैं। हमें पता है कि नॉर्मली ये एनिमल टू ह्यूमन बीइंग ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है जब भी कोई भी म्यूटेशन आता है, स्पेशली सार्स CoV-2 और बाकी की जो पहले मर्स और इस तरह की बहुत सारी महामारियाँ आई हैं। तो नॉर्मली ये एनिमल टू ह्यूमन बीइंग ट्रांसफ़र होके और उससे ये आती हैं और फिर ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल जाती हैं। तो अब हमें तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई महामारी आ जाती है तो उसके लिए जो एप्रोप्रिएट हमें कदम उठाने चाहिए, वो हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं हमारे पास WHO से, हमारी अपनी गवर्नमेंट से, तो हम उसका पालन करें और महामारी को कंट्रोल करने में अपना सहयोग दें। क्योंकि जब तक सब लोग सहयोग नहीं देंगे तो महामारी को ख़त्म करना जो है वो सरल नहीं है। और दूसरा ये कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आया कि वैक्सीनेशन कराएं, तो सब लोग वैक्सीनेशन कराएं। तो इसका जो वैक्सीनेशन का एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग सकता, जैसे कि बच्चे हैं, अभी उनको वैक्सीनेशन ओपन नहीं है, तो उनको बचाने के लिए भी अगर हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे तो बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्शन होगा। वो इसलिए कि उससे हर्ड इम्यूनिटी होगा
और अगर 70% जी से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं या उनमें एंटीबॉडीज आ जाती हैं तो बाकी के लोग अपने आप से जो है वो उनका बचाव हो जाता है। तो वैक्सीनेशन हम केवल अपने लिए ही नहीं, हम अपने बच्चों के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करें। तो जैसे मदर्स हैं जी तो उनके ब्लड से भी थोड़े एंटीबॉडीज, उनके जो बच्चे पेट में बच्चा बढ़ रहा होता है उसको जाते हैं, थोड़ा सा एंटीबॉडीज उनके दूध से भी उनके बच्चे को जाते हैं और हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन वो देते हों। तो इसलिए जी हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट समय समय पे हमें इंस्ट्रक्शंस देती है उसे हमें बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। और अगर बाकी लोग नहीं फॉलो कर रहे तो पोलाइटली उनको भी कहना चाहिए कि ये जरूरी है कि इसमें सब लोग मिल बांट के काम करें, नहीं तो फिर हम इस महामारी से अपने आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ जी 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 डॉक्टर संजीव जी, हमें आपका आखिरी कमेंट चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में बनाए बगैर हम किसी भी महामारी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, हुकूमत ने जो भी गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, और दूसरी तरफ जनता की, जनमानस की अपनी जिम्मेदारी है। दोनों के बीच में पुल बनाने का काम डॉक्टर करते हैं। आप कैसे उस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से ये पुल बनाया जाए कि जनता और सरकार दोनों जुड़ जाएं और इस महामारी का हम मुकाबला कर पाएँ? तो जब एक महामारी होता है या एक डिजास्टर, जब हमारा कोपिंग एबिलिटी से बाहर होता है, अगर हमारे घर में कुछ घटना घटती है, किसी का मौत होता है, तो उसे हम डिजास्टर नहीं कहते हैं क्योंकि वो हमारा कंट्रोल में रहता है, उस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। अगर एक पैंडेमिक आया है या डिजास्टर आया है तो वो एक इंडिविजुअल के एबिलिटी के बाहर है या एक सोसाइटी के एबिलिटी से बाहर है। तो इसके लिए पूरा कम्युनिटी या पूरा सोसाइटी या देश साथ होके लड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं होता, जैसा मैडम जी बोल रही थी कि सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, तो लोगों को जानकारी पाना, उसी के हिसाब से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, खास कर जो ये त्यौहार है, त्यौहार के समय में उसका पालन करना है। क्योंकि अगर हम सब गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं तो काम नहीं होगा। ये ब्लेम गेम अगर चलता है पैंडेमिक या किसी डिजास्टर के सिचुएशन में, उससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है, हमारा देश को नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि उनके लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अगर वो ठीक से करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। तो उतना करने के लिए लोगों को कोशिश करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो खुद का देखभाल नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी एजुकेट करना है, इस प्रोसेस में लाना है। तो हमने देखा है कि काफ़ी एरिया में लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिनके पास मीडिया है, जिनके पास ये नेटवर्किंग है, वो उन लोगों को जानकारी है। लेकिन काफ़ी लोगों को अगर रूरल एरिया में जाते हैं या ट्राइब्स में जाते हैं तो वहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। इसके लिए वी हैव टू रीच आउट टू दोज पीपल हु आर नॉट एट रीच्ड। तो वो अप्रोच अपना के लोगों को जानकारी देने के लिए कोशिश करना है। और जो गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ भी करना है, तो वो विलेज लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, हम सबको वो तैयारी कर लेना है। अगर हम ये करते हैं तो हमारा हर्ड इम्यूनिटी भी आ जाएगा, साथ साथ में जो हमारा रेजिलियंस है, मतलब सिचुएशन को सामने करने का जो ताकत है, वो ताकत बढ़ जाता है। तो अकेले हम नहीं लड़ सकते हैं, हम साथ में ही लड़ सकते हैं। जी डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, इसमें सोसाइटी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है किसी भी महामारी से मुकाबला करने के लिए? कि सोसाइटी में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, इनकी बात लोग सुनते हैं। इनका भी फ़र्ज़ होता है कि ये लोगों को बार बार बताएं। लोग भूल जाते हैं, बार बार बताएं और ख़ुद भी एक तरह से मॉडल बने कि हम जो है उन सब चीज़ों का पालन करते हैं जो हम बोलते हैं। तो ये फ़र्ज़ बनता है इन लोगों का भी, जो कि सोसाइटी के लीडर्स हैं, हर तरह के हर लेवल के ऊपर होते हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने फ़र्ज़ को निभाएं और अपने आप को उसके ऊपर न समझें। हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले हैं, कभी पॉलिटिशियंस भी हैं, एमएलए एमपी वगैरह हजरात हैं, मिनिस्टर हजरात हैं, देख रहे हैं कि बगैर वो मास्क के चले आ रहे हैं, घूम रहे हैं सड़कों पे। ये ठीक नहीं है। उनको भी
इसका एक मॉडल पेश करना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं या गवर्नमेंट जो बोल रही है उस पर सब लोग करेंगे, कोई उसको ऊपर नहीं है। और ये जैसा कि हमने देखा है, ये बीमारी या कोई भी इस तरह की बीमारी जो है वो किसी एक को नहीं होती, किसी को भी हो सकती है। इसलिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों में, और उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लैप्सेस नज़र आते हैं। जी, आखिरी कमेंट डॉक्टर मंजू साहिबा आपका, आप क्या सोसाइटी से कहना चाहते हैं? मैं तो सबको यही बोलूंगी कि सब लोग मिलके ही इस महामारी का सामना कर सकते हैं, और सबको अपना अपना रोल इसमें बाकायदा ठीक अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे तो इस महामारी से हम डेफिनेटली छुटकारा पा सकते हैं। और स्पेशली अभी जो त्योहार आने वाले हैं इसमें हमें खास ध्यान रखना है। ये नहीं कि लॉकडाउन है तभी हम माने कि हमें सारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने हैं, या कोविड है तभी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। हमें उसके बिना रेगुलर रूटीन में हमें सब प्रिकॉशंस को बाकायदा बराबर तरीके से फॉलो करना है, जब तक गवर्नमेंट हमें ये नहीं कहे कि अब ठीक है, अब सारा चीज़ कंट्रोल में है, अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। सो तब तक हमें वैसे रिलैक्स रहना है। हम तभी रिलैक्स रहेंगे अगर हम वैक्सीनेटेड हैं और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ है तो हम मेंटली और फिजिकली मान के चलें कि हम प्रोटेक्टेड हैं, नहीं तो हम बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड। जी, अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्टों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।